नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका TV7 भारत पर। मैं हूं आपके साथ समृद्ध मिश्रा। मध्य प्रदेश से कांग्रेस की राज्यसभा उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन का नामांकन खारिज किए जाने का मामला अब चुनाव आयोग तक वो पहुंच गया है। कांग्रेस के उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडल ने, आपको बता दें, इस फैसले को असंवैधानिक और लोकतंत्र विरोधी बताते हुए आयोग से तत्काल हस्तक्षेप की मांग की। पार्टी का कहना है कि यहां रिटर्निंग ऑफिसर का आदेश कानूनी आधार पर गलत है। राज्यसभा चुनाव से पहले मध्य प्रदेश की राजनीति में बड़ा विवाद वो खड़ा हो गया है। कांग्रेस ने अपने उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द किए जाने के खिलाफ, आपको बता दें, बुधवार को चुनाव आयोग से औपचारिक शिकायत की थी। पार्टी ने इस फैसले को असंवैधानिक और, आपको बता दें, मनमाना और लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं के खिलाफ बता दिया था। कांग्रेस का आरोप है कि रिटर्निंग ऑफिसर यानी कि आरओ ने गलत आधार पर नटराजन का नामांकन खारिज किया है, जिसे तुरंत रद्द किया जाना चाहिए। इस मुद्दे को लेकर पार्टी का एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडल मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों से मुलाकात किया और पूरे मामले पर विस्तृत चर्चा की है। प्रतिनिधिमंडल में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता केसी वेणुगोपाल, अभिषेक मनु सिंघवी, इसी के साथ रणदीप सिंह सुरजेवाला, जयराम रमेश, भूपेश बघेल और खुद मीनाक्षी नटराजन वो शामिल थी। बैठक के दौरान नेताओं ने, आपको बता दें, कि आयोग के समक्ष कानूनी और संवैधानिक तर्क रखते हुए अपना पक्ष वो विस्तार से रखा है। बैठक के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए केसी वेणुगोपाल ने कहा कि कांग्रेस ने चुनाव आयोग को सभी तथ्य और दस्तावेज उपलब्ध करवाए हैं और उम्मीद है कि आयोग इस मामले में निष्पक्ष निर्णय लेगा। वहीं आपको बता दें कि वरिष्ठ अधिवक्ता और कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा है कि रिटर्निंग ऑफिसर का आदेश कानूनी तरीके से वो गलत वाक्य पर आधारित है। उन्होंने कहा कि जनप्रतिनिधि अधिनियम की धारा 33A के तहत आपराधिक मामलों की जानकारी केवल उन्हीं यहाँ स्थिरताओं को देनी होती है जहां अदालत द्वारा आरोप तय किए गए हों या फिर 2 साल से अधिक की सजा वो प्रस्तावित हो। संघवी ने कहा है कि संबंधित मामलों में ना तो आरोप तय हुए हैं और ना ही कोई न्यायिक निष्कर्ष वो सामने निकल के आया है। ऐसे में आपको बता दें, इसे आधार बनाकर नामांकन रद्द करना कानूनी रूप से वो गलत है। कांग्रेस नेताओं ने यह भी तर्क दिया है कि मामला अभी केवल प्रारंभिक चरण में है और अदालत ने साफ संज्ञान, या यूं कहें कि सिर्फ संज्ञान से पहले ही प्रक्रिया के तहत नोटिस जारी किया है। ऐसे में इस पूरे मामले में आपको बता दें कि आधारित मामला मानकर उम्मीदवार की जानकारी छिपाने का आरोप लगाना उचित नहीं है। प्रतिनिधिमंडल ने यह भी कहा है कि चुनाव आयोग के पास संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत व्यापक शक्तियां हैं, जिसका उपयोग कर वो इस तरह की त्रुटियों को सुधार सकता है। पार्टी ने मांग की है कि आयोग तत्काल हस्तक्षेप कर आरओ के आदेश को रद्द करे। कांग्रेस का कहना है कि इस तरह के फैसले चुनावी प्रक्रिया की निष्पक्षता और समान अवसरों के सिद्धांत को प्रभावित करते हैं, जो लोकतंत्र की बुनियादी संरचना पर असर डाल सकता है। चुनाव आयोग ने इस मामले में अभी तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया तो फिलहाल नहीं दी है। हालांकि राज्यसभा चुनाव 18 जून को निर्धारित है और ऐसे में यह विवाद राजनीतिक रूप से और भी ज्यादा अहम माना जा रहा है। आगे बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। आपको बता दें कि उत्तराखंड अब देश का प्रमुख, आपको बता दें, सिनेमा यानी कि दालचीनी और इसी के साथ आपको बता दें क्या केंद्र वो बनने जा रहा है, जिसमें तेजी से यहाँ सिनेमन की खेती वो देखने को मिल सकती है। राज्य सरकार की महक क्रांति पॉलिसी के तहत आपको बता दें, देहरादून में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का सेमिनार आयोजित किया गया था, जिसमें श्रीलंका और इंडोनेशिया सहित कई देशों के विशेषज्ञ वो शामिल हुए थे। इस पहल से किसानों की आय बढ़ने और इसी के साथ आपको बता दें राज्य का यहाँ पे एरोमेटिक खेती का बढ़ावा देखने को मिल सकता है और इसी के तहत सरकार यहाँ योजना बनाने जा रही है। उत्तराखंड सरकार राज्य को देश का प्रमुख सिनेमन उत्पादन केंद्र बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाने जा रही है। इसी क्रम में आपको बता दें, देहरादून के सेलाकोई स्थित एक सीएपी में आपको बता दें 11 और 12 जून को 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार और वर्कशॉप का आयोजन किया जा रहा है। इस सेमिनार में आपको बता दें श्रीलंका, इंडोनेशिया और अन्य देशों के विशेषज्ञ, वैज्ञानिक, उद्योग प्रतिनिधि और किसान वो हिस्सा लेंगे। कार्यक्रम का उद्देश्य आपको बता दें कि सिनेमन की आधुनिक खेती, उत्पादन तकनीक और गुणवत्ता सुधार को वैश्विक बाजार की आवश्यकताओं पर विस्तार से चर्चा करना होगा। कृषि और आपको बता दें कृषक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने इस कार्यक्रम की जानकारी देते हुए उत्तराखंड एरोमेटिक फार्मेसी के क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है। उन्होंने बताया कि राज्य में पिछले 2 दशकों में करीब 10,000 हेक्टेयर भूमि पर यहाँ सुगंधित फसलों की खेती का विस्तार भी हुआ है। मंत्री के अनुसार वर्तमान में राज्य में आपको बता दें 109 ऐसे एरोमेटिक प्लांट्स या यूं कहें क्लस्टर्स के माध्यम से लगभग 29,000 किसान इस क्षेत्र से जुड़ रहे हैं। इसके अलावा आपको बता दें 200 से अधिक फील्ड्स यहाँ पे यूनिट्स भी स्थापित की जा रही हैं, जिससे स्थानीय स्तर पर यहाँ पर मूल्य संवर्धन उसको बढ़ावा मिलेगा। आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2003 में इस क्षेत्र का कारोबार मात्र 2 करोड़ रुपए था, जो 2025 तक बढ़कर 100 करोड़ रुपए से अधिक पहुंच चुका है। सरकार का मानना है कि यह वृद्धि आपको बता दें एरोमेटिक खेती को बढ़ती संभावनाओं को और किसानों की भागीदारी को वो दर्शाती है।
इसी पर ध्यान देते हुए या ध्यान रखते हुए राज्य सरकार ने उत्तराखंड महक क्रांति पॉलिसी 2026-36 लागू की है। इस नीति के तहत अगले वर्षों में लगभग 23,000 हेक्टेयर क्षेत्र को सुगंधित फसलों की खेती से जोड़ा जाएगा और करीब 90,000 यानी कि 91,000 किसानों को जो है इसका सीधा लाभ मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। साथ ही आपको बता दें कि राज्य में 7 एरोमा वैली विकसित करने की भी योजना जो है वो शामिल है। इस योजना के अंतर्गत आपको बता दें चंपावत और नैनीताल जिले में लगभग 5200 हेक्टेयर क्षेत्र के सिनेमन वैली विकसित की जा रही है। इस परियोजना का उद्देश्य किसानों को नई फसल विकल्प, स्टार्टअप्स को अवसर और आपको बता दें एग्री इंडस्ट्री को बढ़ावा देना है। सिनेमन का मुख्य विषय आपको बता दें कि सिनेमन इनोवेशन इन प्रोग्रेशन और आपको बता दें सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड पोस्ट टेक्नोलॉजी जो है वो रखा गया है। इसमें आपको बता दें कि सेमिनार में किसानों को जो है आधुनिक तकनीक, वैश्विक अनुभव और इसी के साथ विशेषज्ञ शोध से जो है वो जोड़ने पर विशेष जोर दिया जाएगा। कार्यक्रम में श्रीलंका के नेशनल सिनेमन रिसर्चर्स एंड ट्रेनिंग सेंटर्स, इंडोनेशिया के रिसर्च संस्थानों और भारत के कई प्रमुख कृषि विशेषज्ञ जो है वो इसमें भाग लेंगे। करीब 40 अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय प्रतिनिधि, 50 किसान और विभिन्न विभागों के अधिकारी जो हैं वो इसमें शामिल होंगे। विशेषज्ञ किसानों को न केवल उत्पादन तकनीक बल्कि आपको बता दें फूड सेफ्टी, इसी के साथ एक्सपोर्ट संभावनाएं और वैश्विक मांग की जानकारी जो है वो साझा करेंगे। सरकार का मानना है कि ये पहल उत्तराखंड को सिनेमन उत्पादन, इसी के साथ आपको बता दें प्रोसेसिंग और निर्यात के क्षेत्र में एक नई पहचान दिलाने का प्रयास करेगी। उत्तराखंड की ये पहल आपको बता दें न केवल किसानों की आय बढ़ाएगी बल्कि आपको बता दें इससे जो है आय बढ़ाने के साथ साथ राज्य को एक जो है एरोमेटिक खेती के वैश्विक मानचित्र पर जो है स्थापित करने की ओर जो है आगे बढ़ाने का कदम भी माना जा रहा है। अब नजर इस बात पर है कि आखिरकार ये महक क्रांति जमीन पर कितनी तेजी से असर डाल सकती है। आगे बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सोना और चांदी खरीदने की योजना बना रहे हैं अगर लोग, तो आपको भी ये खबर जानना बहुत जरूरी है। दरअसल लोगों के लिए यहाँ पर अच्छी खबर सामने निकल के आई है। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों के दबाव और मजबूत डॉलर के चलते देश में सोने और चांदी की कीमतों में बड़ी गिरावट जो है वो दर्ज की गई है। राजधानी दिल्ली में आपको बता दें सोना जो है 4,300 रुपए और चांदी 10,000 रुपए तक की सस्ती हो गई है। घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में कमजोर रुख के चलते सोने और चांदी की कीमतों में जो है बड़ी गिरावट दर्ज की गई है। देश की राजधानी दिल्ली में आपको बता दें 99% शुद्धता वाला सोने की कीमत जो है वो 4,300 रुपए से घटकर यहाँ पर, जिसके बाद इसकी जो कुल कीमत हो गई है वो तकरीबन 1,56,000 रुपए प्रति 10 ग्राम तक जो है पहुंच गई है। वहीं अगर चांदी की बात करें तो 10,000 रुपए सस्ती होकर वो जो है 2,45,000 रुपए प्रति किलोग्राम के स्तर पर जो है कारोबार कर रही है। बाजार विशेषज्ञों के अनुसार कच्चे तेल की कीमतों में तेजी, अमेरिकी डॉलर्स की मजबूती और अमेरिकी ट्रेजरी बॉन्ड्स यील्ड में जो है बढ़ोतरी के कारण जो है कीमती धातु हैं उस पर दबाव बना है। इसके चलते निवेशकों का रुझान जो है वो सोने और चांदी से कुछ हद तक जो है वो कम हुआ है। वहीं आपको बता दें कि मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज पर भी जो है बुधवार को जो है सोने और चांदी के वायदा जो है वो भावों में गिरावट दर्ज की गई है। अगस्त डिलीवरी वाला सोना जो है आपको बता दें वो 388 रुपए प्रति 10 ग्राम की कमजोरी के साथ जो है वो 1,53,396 रुपए के स्तर पर कारोबार करता दिखाई दे सकता है। वहीं जुलाई डिलीवरी वाली चांदी करीब आपको बता दें 1% टूटकर 2,43,932 रुपए प्रति किलोग्राम पर जो है वो पहुंच गई है। विशेषज्ञों का कहना है कि हाल ही के दिनों में पश्चिमी एशिया की परिस्थितियों और वैश्विक आर्थिक अनिश्चितताओं का असर जो है वो भी बुलियान बाजार पर पड़ता दिख सकता है। अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव, कच्चे तेल की कीमतों में उछाल और इसी के साथ महंगाई को लेकर बनी चिंताओं ने निवेशकों की रणनीति को प्रभावित करने का काम किया है। पीएल वेल्थ के प्रोटेक्ट्स एंड फैमिली ऑफिस प्रमुख राजकुमार सुब्रमण्यम के मुताबिक ऊर्जा कीमतों में तेजी से महंगाई के दबाव और लंबे समय तक ऊर्जा या यूं कहें कि ऊंची बाजार दरों की आशंका बढ़ी है। ऐसे में आपको बता दें कि ऐसे माहौल में सोना और चांदी जैसे धातुओं की मांग पर जो है असर पड़ता है, जिसका सीधा प्रभाव जो है वो कीमतों पर दिखाई देता है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी गिरावट का रुख जो है वो देखने को मिला है। आपको बता दें कि यहाँ जो है स्पॉट गोल्ड की कीमत 2% से अधिक गिरकर $4,168 प्रति औंस के आसपास जो है वो पहुंच गई है, जबकि चांदी की करीब 2.2% से टूटकर $63.87 प्रति औंस के आसपास जो है वो कारोबार करती हुई दिखाई दे रही है। तो वहीं आपको बता दें कि लेमन मार्केट्स डेस्क के रिसर्च के एक एनालिटिक्स के अनुसार गौरव गर्ग जिनका नाम है, उनका कहना है कि मजबूत डॉलर और बढ़ती बॉन्ड यील्ड्स के कारण जो है निवेशक सुरक्षित निवेश विकल्पों की ओर जो है वो बढ़ रहे हैं। यही वजह है कि सोने और चांदी में जो है यहाँ पर बिकावाली का बड़ा दबाव जो है वो बढ़ गया है। इस बीच आपको बता दें कि गोल्ड्स ETF में भी जो है यहाँ पर निवेशकों का उत्साह जो है वो कम होता दिखाई दे रहा है। एसोसिएशन फॉर म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया
के आंकड़ों के मुताबिक आपको बता दें मई महीने में गोल्ड ETF में 725 करोड़ रुपए की जो है यहाँ पर निकासी हुई थी। अप्रैल के मुताबिक ये बड़ा बदलाव जो है वो माना जा रहा है, क्योंकि अप्रैल में इस फंड्स में आपको बता दें 3040 करोड़ रुपए का निवेश जो है वो आया था। हालांकि विशेषज्ञों का मानना है कि मौजूदा गिरावट को केवल आपातकालीन उतार चढ़ाव के रूप में देखना सही नहीं है या देखा जाना चाहिए। यदि वैश्विक भू राजनीतिक तनाव बढ़ता है तो केंद्र बैंकों की नीतियों में बदलाव आता है तो सोने और चांदी की कीमतों में जो है फिर से तेजी लौट सकती है। बाजार जानकार निवेशकों और इसी के साथ खरीदारों को सलाह दे रहे हैं कि खरीदारी या निवेश से पहले आधिकारिक दरों और बाजारों की स्थिरता को जो है उसकी स्थिति को जांच लिया जाए। स्थानीय करों और इसी के साथ GST और मेकिंग चार्ज के कारण जो है अलग अलग शहरों में खुर्दा कीमतों में जो है मामूली अंतर हो सकता है। फिलहाल सोने और चांदी की कीमतों में आई ये गिरावट खरीदारों के लिए जो है राहत लेकर आती है। अब बाजार की नजर वैश्विक घटनाक्रमों और इसी के साथ अमेरिकी आर्थिक नीतियों पर रहेगी, जो आने वाले दिनों में कीमती धातुओं की दिशा जो है वो तय कर सकता है। आगे बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। आपको बता दें किस तरीके से नोएडा पुलिस ने बड़ी सफलता जो है यहां पर हाथ लगी है। सेक्टर 126 थाना पुलिस ने 24 घंटे के भीतर घरों में चोरी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 2 शातिर चोरों को और चोरी का माल जो है खरीदने वाले एक सुनार को भी गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से आपको बता दें चोरी के आभूषण, 3 लाख रुपए नगद और इसी के साथ 4 मोबाइल फोन, 4 लैपटॉप, 3 आधार कार्ड और 1 पैन कार्ड बरामद किया है। इसके अलावा चोरी में इस्तेमाल की गई कार, लोहे की सरिया और एक अवैध यहां पर आपको बता दें चाकू भी बरामद किया गया है। फोल्डिंग चाकू इसको बताया जा रहा है। पुलिस के मुताबिक आरोपी दिन में बंद मकानों की रेकी करते थे और रात में ताला तोड़कर चोरी की वारदात को अंजाम देते थे। मुख्य आरोपी शंभू उर्फ काकू मेरठ का रहने वाला बताया जा रहा है और उसके खिलाफ पहले से कई सारे मुकदमे दर्ज हैं। कुछ दिन पहले सेक्टर 127 क्षेत्र में हुई 2 चोरी के घटनाक्रम का भी खुलासा हुआ है। इस पूरे मामले का खुलासा नोएडा ADCP मनीषा सिंह ने जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान किया है। क्या कुछ कहा है आपको सुनाते हैं। नोएडा जोन में पुलिस आयुक्त महोदया के निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई लगातार प्रचलित है। आज इसी क्रम में DCP नोएडा के निकट पर्यवेक्षण में ACP फर्स्ट SHO 126 एवं उनकी टीम के द्वारा 3 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया गया है और पूछताछ में ज्ञात हुआ कि एक व्यक्ति जो है, जो शुभम जो है, वो मेन चोरी और रेकी की घटना को करता था और साथ में उसका जो जीजा है वो अन्य व्यक्तियों के माध्यम से जो बहुमूल्य चीजें बरामद होती थी उसको बेचने की कार्रवाई करते थे। तो इन तीनों के रोल जो है वो पूछताछ में ज्ञात हुआ अलग अलग है। आज इन तीनों को गिरफ्तार किया गया है और इनके कब्जे से 4 लैपटॉप, 4 मोबाइल फोन, 3 लाख रुपए नकदी और एक वादिया थी, उसके घर में शादी के समारोह के लिए उनके द्वारा कुछ सोना और चांदी खरीदी गई थी, वो सभी आज बरामद हुई है। आगे बढ़ते आपको बता दें कि नोएडा से अगली खबर है। नोएडा पुलिस ने डिजिटल और साइबर फ्रॉड पर लगाम लगाने के लिए एक नई पहल शुरू की है। पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह के निर्देश में आपको बता दें कि साइबर जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत नोएडा पुलिस ने सोशल मीडिया पर 2 नए अकाउंट्स बनाए हैं, जिसमें एक इंस्टाग्राम और दूसरा फेसबुक अकाउंट शामिल है। इन प्लेटफॉर्म्स के जरिए लोगों को साइबर ठगी और ऑनलाइन धोखाधड़ी से बचाने के तरीके बताए जाएंगे। साथ ही समय समय पर आपको बता दें जन जागरूकता वीडियो और इसी के साथ जरूरी जितनी भी जानकारियां हैं उनको भी साझा किया जाएगा। नोएडा के सेक्टर 108 स्थित पुलिस कमिश्नरेट में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह ने इस पहल की जानकारी देते हुए लोगों से सतर्क रहने और साइबर अपराध की शिकायत तुरंत पुलिस को देने की अपील की है। के द्वारा साइबर अवेयरनेस को लेकर तरह तरह से अभियान चलाए जाते रहे हैं और विभिन्न समाज के वर्गों से संपर्क स्थापित किया जाता है। इस फेज में हम लोगों के द्वारा AI के माध्यम से नए तरीके के जो साइबर स्कैम्स या साइबर ठगी के जो तरीके प्रचलन में हाल के दिनों में आए हैं, उसको अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए ट्रेनिंग वीडियो के माध्यम से कैंपेन चलाया जाएगा। इन वीडियोस को ऐसे बनवाया गया है कि हर कोई इसकी लॉन्ग टर्म मेमोरी रहे और हर कोई इससे रिलेट कर सके तथा होने वाले किसी भी प्रकार के खतरे से अपने को अलर्ट कर सके, दूसरों में भी ये सजगता फैला सके। तो फिलहाल के लिए हमारे इस खास बुलेटिन में इतना ही। जल्द होंगे हाजिर ऐसी ही देश और दुनिया की तमाम अपडेट्स और खबरों के साथ। आप देखते रहें सिर्फ TV7 भारत।